हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। आज इस वीडियो में हम राज्यसभा इलेक्शन से संबंधित कुछ चीजें देखेंगे और ये इम्पोर्टेंट इस बार का ये के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आइदर आपका रिपोर्ट राइटिंग में आ सकता है या आर्गुमेंट राइटिंग में या एसे में, या नहीं तो आपका एटलीस्ट पेपर वन में तो क्वेश्चन इससे जरूर आना है इस बार। इसका कारण ये है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है, राज्यसभा का इलेक्शन इस बार पहला बार जो कोविड-19 के कारण डिले हुआ। और डिले हुआ, देखो बहुत सारे सीट्स पे तो डायरेक्ट आपका अनअपोज्ड विदाउट इलेक्शन का आपका वो डिक्लेयर हो गए रिजल्ट, क्योंकि जितने नंबर ऑफ वैकेंसी होते हैं और उतने ही नंबर ऑफ कैंडिडेट होते हैं तो इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं होती है। प्रॉब्लम वहां होता है जब नंबर ऑफ कैंडिडेट जो होते हैं जिस स्टेट में ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, तो मान के चलो वैकेंसी 3 है, नंबर ऑफ कैंडिडेट 4 हैं, तो इलेक्शन करवाने की जरूरत होती है। तो इस बार जो है 59 वैकेंसी टोटल था। उस 59 में 40 जो थे वो अनअपोज्ड हो गए और 19 का अभी इलेक्शन हुआ। वो 19th को 19th यानी कि परसों हुआ उसका इलेक्शन और उनका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया। तो उससे संबंधित कुछ चीजें हम देखेंगे, राज्यसभा किस ढंग से इलेक्ट होते हैं और उसके क्या प्रोविजन है। देखो, फॉर सिंपल जिनको नहीं पता है या जो अभी स्टार्ट किए हैं तो उनके लिए देखो, राज्यसभा का मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हो सकता है वो 250 हो सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट में जो है स्ट्रेंथ कितना रखा गया, 245। उस 245 में 233 जो है वो आपके इलेक्ट होते हैं और 12 जो होते हैं वो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा नॉमिनेट होते हैं। तो वो जो 12 होते हैं वो आर्ट, कल्चर, ये साइंस, सोशल साइंस, ये सब सेक्टर से के एक्सपर्ट होते हैं। और अभी तक जो है दो यूनियन टेरिटरी यूटी ऑफ दिल्ली और यूटी ऑफ पुदुचेरी या पौंडीचेरी, इन दोनों को भी इलेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट होकर के आते हैं। और अब जो है नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा, यानी कि कमिंग डेज में जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, देखो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को दो भाग में बांट दिया गया है, दो यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। लेकिन लद्दाख में जो होगा वो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगा, लेकिन आपका जो जम्मू एंड कश्मीर जो है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, तो उससे भी इलेक्ट होके आएंगे। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है वो आपका जो 28 स्टेट्स हैं और 2 यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। मैक्सिमम जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं 31, और आपके मिनिमम जो है कई स्टेट से 1 है, ठीक है। तो जो राज्यसभा होता है, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू राज्यसभा इज 6 ईयर, तो 6 साल होता है। हाउएवर ए मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू फुल ए कैजुअल वैकेंसी होल्ड्स ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ हिज और हर प्रेडेसेसर, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर बिगिन। देखो क्या होता है ना कि फुल टाइम के लिए यदि इलेक्ट हुए तो 6 ईयर होगा, या नॉमिनेट भी हुए तो। लेकिन क्या होता है ना कभी कभी कि राज्यसभा में हर 2 ईयर पे इलेक्शन होता है, लेकिन बीच में मान के चलो ना कि किसी मेंबर का डेथ हो गया या उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, वो आइदर गवर्नर बन गए या फिर वो लोकसभा में इलेक्ट हो गए, या फिर उनको चलो किसी भी कारण से संन्यास ले लिया या जो भी रेजिग्नेशन दे दिया, या फिर उन्हें जो है मेंबरशिप से डिबार कर दिया गया, कुछ किसी भी कारण से जो भी है डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो उस केस में तो मान के चलो कि 3 इयर्स कोई टर्म पहले ही रह चुके थे, तो जो उसके आधा जगह पे होंगे तो वो 6 ईयर न रह करके 3 इयर्स ही रहेंगे, ठीक है। तो ये है जो मेंबर का जो टर्म स्टार्ट होता है वो होता है पहला, इन केस ऑफ मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू फिल अ रेगुलर वैकेंसी from the date on which his name is notified by the Ministry of Law and Justice Legislative Department in the official gazette। तो जिस दिन ऑफिशियल गजट में उनका नेम पब्लिश होता है कि ये जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है के रूप में, राज्यसभा के मेंबर के रूप में ये इलेक्ट हो चुके हैं या नॉमिनेट हो चुके हैं, तो जिस दिन ऑफिशियल गजट में पब्लिश होगा उस दिन से उनका टर्म स्टार्ट होगा।
नेक्स्ट है, तो यदि अब मान के चलो कि ये तो ये रेगुलर हुआ, लेकिन जो आपका कैजुअल वैकेंसी हो, जैसे मान के चलो कि 2 इयर्स की टर्म किसी का हुआ, उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया, या फिर वो मिनिस्टर बन गए, मान के चलो, या स्टेट के सीएम बन गए, या कुछ भी बन गए, तो ऐसे केस में तो उन सदस्यों के केस में क्या होता है, इन द केस ऑफ मेंबर इलेक्टेड और नॉमिनेटेड टू फिल कैजुअल वैकेंसी from the date of publication in the official gazette of declaration of his or her election or of the notification of his nomination as the case may be। तो एक तरह से यही चीजें उसमें भी है कि जब उनका ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो जाएगा, या फिर ऐसा इनका नोटिफिकेशन ऐसा, ठीक है। तो ये अब ये देखो, ये जो मेन आर्टिकल है, ये हमने आज का द हिंदू है 21 जून इससे लिया है। तो ये इस बार जो है कि कुछ चीजें हैं, देखो इसमें एक चीज यहाँ पे गलत दिया हुआ है, और कुछ और चीजें में थोड़ा सा मिस्टेक्स इन द सेंस है, तो वो हम देखेंगे। तो एक ये है कि व्हाट इज पिक्यूलियर टू द राज्यसभा पोल्स एज फार एज द इलेक्टोरेट इज कंसर्न। तो देखो क्या होता है ना कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, तो लोकसभा का इलेक्शन जो होता है वो पब्लिक करती है, जो एडल्ट हैं, यानी 18 ईयर्स से एज एबव हैं, तो वो और उनका नेम यदि आपका इलेक्टोरल रोल में है, मतदाता सूची में है, तो वो वोट देने के एलिजिबल होते हैं। कुछ अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस के, बट जनरली वो इंडिया में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। तो ओनली राज्यसभा में क्या होता है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन वोट इन ए Rajya Sabha election. The legislature send a batch of new members to the upper house every 2 years for a 6-year term. A third of member of parliament in the Rajya Sabha, which is a permanent house and is not subject to dissolution from each state, retire once in 2 years, and polls are held to fill up the vacancy. In addition, vacancies that arise due to resignation, death or disqualification are filled up through by polls, after which those elected serve out of the remainder of their predecessors term। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी जो रेगुलर वैकेंसी होता है 6 ईयर के लिए होता है, और जो कैजुअल वैकेंसी होता है आइदर डेथ, रेजिग्नेशन और समथिंग के कारण या फिर डिस्क्वालिफिकेशन के कारण, तो वो रिमेनिंग पीरियड तक रहते हैं। तो देखो ये जो यहाँ इलेक्शन होता है वो आपका होता है जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है ना, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। देखो जो होता है ना आपका जो लोकसभा या विधानसभा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है, यानी जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वो जीत जाएंगे। अब राज्यसभा में यदि ऐसा हो कि जिसको सबसे अधिक वोट आएगा वो जीत जाएगा, तो सारे जो पार्टी होंगे, जो मेजोरिटी पार्टी होंगे, वो उनके पास सारे खाते में चला जाएगा। लेकिन यहाँ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी अनुपात में, जिनके जितने सीट हैं उस अनुपात में। तो देखो क्या होता है, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जो भी है आपके दिल्ली और पुडुचेरी को मौका मिला है, यूनियन टेरिटरी को, अदरवाइज और किसी को नहीं मिला है। अब देखो इसमें जो इलेक्शन, ये जो यहाँ एक कैंडिडेट ये है कि कैंडिडेट फील्डेड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी हैव टू बी प्रपोज्ड बाय एटलीस्ट 10 members of the assembly or 10% of the party's strength in the house, whichever is less। ये 10% ऑफ द, ये गलत है, यहाँ स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टी नहीं, ये पार्टीज स्ट्रेंथ नहीं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, या फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज है, मान के चलो कि 4 मेंबर एलिजिबल नहीं है, तो उस 4 मेंबर को हटा करके। लेकिन अब देखो ये गलत दिया हुआ है, पार्टीज स्ट्रेंथ नहीं, टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, या फिर जो इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट। अब इसको एग्जांपल के तौर पे समझो, अब उस अनुसार तो यदि 10% ऑफ पार्टी का स्ट्रेंथ रहेगा, तो किसी पार्टी का मान के चलो एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उसका क्या है 10% क्या होता है 0.1 होता है, यानी कि एक है और एक कर देता है तो उसका हो जाएगा। तो नहीं, एक में नहीं होगा। जैसे बिहार का लो, तो बिहार में 243 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में है, तो उसमें क्या होगा कि आइदर आपका 25 होना चाहिए मिनिमम, या फिर आपका 10 होना चाहिए। तो कम कौन सा है, 10 है, तो 10 हो जाएगा। लेकिन कुछ जो विधानसभा है, जैसे सिक्किम है या फिर मणिपुर है, तो ये सब में कम है। मान के चलो मणिपुर है तो 60 है, तो 60 में से 10 करोगे, या जो लोअर क्या होगा 60 का 10% 6 होगा, तो वहां 6 वैलिड होगा। बड़े स्टेट में 10 वैलिड होगा।
तो यहाँ पार्टी का स्ट्रेंथ नहीं, या तो स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज में वो वैकेंसी वगैरह का ये आ जाएगा, ठीक है। और राज्यसभा जो आपका है वो विघटन नहीं होता है, तो ये यहाँ एक देख लोगे। अब देखो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इसका मतलब देखो इसको लेमैन में, इस आर्टिकल को आप स्क्रीन को पॉज करके आप पढ़ लोगे, ये इसको मैं ये समझाने का ही है। जैसे देखो मान के चलो कि बिहार से सपोज 3 मेंबर्स इलेक्ट होने थे, मान के चलो बिहार का हम देखते हैं, तो 3 मेंबर इलेक्ट होना है। अब देखो यहाँ 3 होते इलेक्ट होना है, अब 3 मेंबर ही होते तब इनको कोई जरूरत ही नहीं था नंबर ऑफ कैंडिडेट का, ठीक है ना। तो अब ये जो करा ना कि टू क्वालिफाई अ कैंडिडेट नीड 1 पॉइंट मोर देन द क्वोशिएंट ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द टोटल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सीट्स for which elections are taking place plus 1. For instance, if there are 4 seats and 180 MLA voting, the qualifying number will be 180 by 5. तो देखो 4 सीट्स आपका ये करना है, तो मान के चलो यहाँ 3 मेंबर है, तो यहाँ 3 + 1 कर दोगे, यानी कि 243, तो 240 इसको सिंपल समझ लो। तो 3 सीट्स हैं तो 240 में 3 + 1 कर दो, तो ये 4 हो जाएगा। तो यानी कि 240 करोगे तो आपका ये डिवाइड करोगे 240 से, तो ये हो जाता है 60 और +1 कर दोगे, यानी कि 61 वोट एवरी पर्सन को चाहिए। अब देखो इसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है कि अब देखो टोटल 4 कैंडिडेट हैं, तो जो भी वोटिंग करेंगे तो प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4, 4 प्रेफरेंस देंगे। तो अब मान के चलो कि फर्स्ट कैंडिडेट को, तो कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनको कि मान के चलो कि 3 ही कैंडिडेट होते तो इलेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन 4 कैंडिडेट हैं, तो 4 कैंडिडेट हैं तो एक ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्हें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट नहीं मिलेगा, तो जो 3 को मिल जाएगा 61। अब मान के चलो कि फर्स्ट राउंड में ही सपोज, ऑब्वियसली बात है कि हो सकता है फर्स्ट राउंड में ही सबको 61 3 को देखा जाए तो क्या होगा 60 एक्चुअली चाहिए, लेकिन 60 डिवाइड करके आता है लेकिन 1 एक्स्ट्रा। अब देखा जाए तो 61 को 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है 244 हो जाता है, तो लेकिन वोट तो है 240, यानी कि जीतेंगे 3 ही, तो मान के चलो क्या पहले राउंड में ही पहला को भी 61 आ गया, दूसरा को भी 61 आ गया, हो सकता है इसको ज्यादा भी आ सकता है, नो डाउट, ऐसा नहीं है, इसको भी 61 आ गया, इसको भी 61, तो 3 कैंडिडेट जिसको 61 या 61 से अधिक आया वो इलेक्टेड हो गए। लेकिन फर्स्ट राउंड में मान के चलो कि 61 2 कैंडिडेट को आया, एक को 61 नहीं आया, तो जो सेकेंड प्रेफरेंस होगा उसके वोट को काउंट किया जाएगा। अब उसमें से करके सेकेंड में नहीं आया तो थर्ड प्रेफरेंस देखा जाएगा, इसी ढंग से चलता है। जैसे राष्ट्रपति का भी इलेक्शन होता है तो आधे से अधिक चाहिए, तो फर्स्ट राउंड में यदि नहीं आ रहा है तो सेकेंड राउंड में आएगा। जैसे सिर्फ फर्स्ट टाइम जो हुआ था वो जब बीबी गिरी अपने प्रेसिडेंट चुने गए थे, प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तब हुआ था कि राष्ट्रपति के चुनाव में सेकेंड राउंड का वोटिंग काउंट किया गया था, अदरवाइज फर्स्ट राउंड में। तो देखोगे तो ये पार्टी को स्ट्रेंथ पता होता है, इस वजह से देखोगे कि 59 का इलेक्शन होना था लेकिन 59 में 40 कैंडिडेट्स जो हुए बिना चुनाव के जीत गए, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि हम कितना जीत सकते हैं। लेकिन क्या होता है ना, कुछ जगह है हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करने के लिए चीजें, कि मान लीजिए खरीद फरोख्त और ये चीजें, जैसे गुजरात में ये इशू था, कुछ आपका राजस्थान में इशू था, मध्य प्रदेश में मान के चलो इशू था, थोड़ा थोड़ा ये करके, लेकिन जनरली ऐसा कोई इशू नहीं हुआ, जहां जहां जिनका जो था वो जीत गए। अब देखो कुछ ये टर्म है, Why are there is no secret ballot in the राज्यसभा इलेक्शन। देखो राज्यसभा इलेक्शन में सीक्रेट बैलेट नहीं होता, सीक्रेट बैलेट इन द सेंस ना कि जैसे आप जो लोकसभा या विधानसभा में जब वोट करते हो कैंडिडेट के लिए तो उसमें सीक्रेट बैलेट होता है कि आप गुप्त मतदान जिसको कहते हैं, लेकिन यहाँ जो राज्यसभा में गुप्त मतदान नहीं होता है, कि इसमें क्या होता है कि जो भी आप हर कैंडिडेट हर पार्टी का जो मेंबर एक होगा वो इलेक्ट उसको रखा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, और जो भी वोटर होंगे, यहाँ वोटर विधायक होंगे, तो वो विधायक जो जिस प्रेफरेंस में जिसको वोट देंगे वो अपने ऑफिसर जो उसके लिए नॉमिनेट है उसको दिखाएंगे, ताकि ऐसा नहीं है कि किसी को रोका जा सकता है। कोई भी मान के चलो कि कांग्रेस का विधायक है वो बीजेपी को दे सकता है,
लेकिन देने से पहले वो दिखाएगा कि हाँ हमने बीजेपी को दिया है, तो यदि दिया है तो पार्टी उसका उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। तो यहाँ गुप्त मतदान नहीं होता है, इसको आप पढ़ दोगे। मेरा समझाने का यही मतलब है कि यहाँ गुप्त मतदान जो होता है सीक्रेट बैलेट नहीं होता है। इसका कारण है कि ऑब्वियसली देखो ये यहाँ जो एमएलए वगैरह है वो लिमिटेड नंबर में है और सबको पता है अपनी अपनी पार्टी का स्ट्रेंथ, तो वो पार्टी को अपनी पार्टी वाले को दिखाएंगे कि हाँ हमने इसको वोट दिया। तो कोई भी पार्टी अपने पार्टी से जनरली दूसरी पार्टी में जाएगा नहीं। इंडिपेंडेंट के पास जो होता है उसमें लिबर्टी होता है, जो निर्दलीय विधायक है उनके पास ये लिबर्टी होता है। अब है व्हाई डज नॉट नन ऑफ द अबव और नोटा अप्लाई टू द राज्यसभा पॉल्स। तो राज्यसभा पॉल्स में जो है कि अब नोटा जो है वो अप्लाई नहीं होता। देखो कुछ टाइम अप्लाई हुआ था नोटा, लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अब नोटा का ये प्रोविजन नहीं होगा, क्योंकि देखो नॉर्मली है कि नोटा का प्रोविजन जो होता है ये आपका जो विधानसभा और ये सब में होता है। अब इसमें क्या होता है ना कि आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ये करना होता है। तो नॉर्मली क्या होगा ना, जस्ट इमेजिन करो कि ये इसमें क्या है, नोटा आपका कितना भी दबा दिया तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है। मान के चलो ना कि सारे कैंडिडेट को एक एक वोट ही आया और नोटा को बहुत आ गया, लेकिन जो कैंडिडेट नोटा से भी कम मान के चलो लाएगा तब भी उसका जीत होगा। लेकिन राज्यसभा वाले में क्या होता है कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट लाना होता है, तो इसमें नोटा का कोई प्रोविजन का कोई मतलब नहीं बनता है। जस्ट इमेजिन करो कि हमने यहाँ देखा था 61 वोट लाना था सबको, लेकिन अब बहुत सारे कैंडिडेट यदि नोटा डाल देंगे तो 61 नहीं आएगा, तो वो चुनाव का जो प्रोसीजर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। नो डाउट नोटा डालेंगे नहीं, लेकिन जस्ट इमेजिन करो हाइपोथेटिकल कंडीशन लो कि यदि बहुत सारे लोग नोटा डाल देते हैं तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट है वो तो मिलेगा नहीं। लेकिन जो डायरेक्ट इलेक्शन जो होता है जो आपका विधानसभा लोकसभा वगैरह में, तो उसमें कितना भी लोग नोटा दे दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कैंडिडेट सबसे अधिक वोट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम लाएगा वो इलेक्ट होगा। अब ये है डज क्रॉस वोटिंग अट्रैक्ट डिस्क्वालिफिकेशन। तो देखो नहीं, जो क्रॉस वोटिंग ये आपका नहीं होगा। क्रॉस वोटिंग का मतलब है कि एक दूसरे को दे रहे हैं तो वो आपका जो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नो, सुप्रीम कोर्ट while declining to interfere with the open ballot system ruled that not voting for the party candidate will not attract disqualification under the anti-defection law, as voters MLAs retain their freedom to vote for a candidate of their choice. However, court observed that since the party would know who voted against its own candidate, it is free to take disciplinary action against the legislator concerned. तो जो भी है देखो यहाँ आप दिखा रहे हो अपने पार्टी को ही कि हाँ हमने इसको वोट दिया है, तो वो अपोजिशन वाले को भी दे सकता है, तो वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। लेकिन पार्टी अपने आधार पे उसको अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से निकाल सकता है, उसको पार्टी से निकाल सकता है, व्हाटएवर एक्शन, लेकिन हाउस से जो होगा वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। अब है कैन अ लेजिस्लेटर वोट विदाउट टेकिंग ओथ एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली। तो देखो इसमें हाँ कर सकता है। कोई भी लेजिस्लेचर जो है, मान के चलो एमएलए है, तो वो उसने ओथ नहीं लिया है और उसी बीच में राज्यसभा का इलेक्शन हो जाए तो क्या वो वोट दे सकता है? तो हाँ वोट दे सकता है। तो ये कहीं ना कहीं देखो आपका ये आप डिटेल पढ़ लोगे। ये मेरा समझाने का तात्पर्य था कि ये चीजें, तो ये आपका जो ना पॉइंट 1 2 which of the above is are correct, तो उसमें स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, तो ये सब में आप ये यूज कर सकते हो। और नो डाउट ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजों को आपका दोनों पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्रॉपर तरीका से इसको पढ़ लोगे और इसको ये करोगे, पॉज करके अपना पढ़ लोगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। यदि कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में डालें। जिनको भी टेस्ट देना है वो केन स्टडी पे जाकर के टेस्ट दे सकते हैं। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।